हम दोबारा लौटते हैं इन सब के बीच। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए मोदी सरकार के रोड मैप आने वाले वक्त में किस दिशा में सरकार जाएगी, वो एजेंडा जिस पर उसे काम करना है और जिसके जरिए एक लगातार ये बात आ रही है कि बीते 30 बरस के बाद अगर किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिला है तो ऐसे में इस 30 वर्षों के भीतर इस देश ने जो भी त्रासदी जिन भी परिस्थितियों के साथ देखी समझी भोगी है उससे इतर ये सरकार काम करे। इसलिए हर किसी का नज़रिया इस बात की दृष्टि में कहीं ज़्यादा है कि ये सरकार किस रूप में काम करेगी और कैसे चीज़ों को अमली जामा पहनाया जाएगा। आलोक मेहता जी, ये एक सवाल है, नौकरशाही वही है, लीडरशिप में परिवर्तन हुआ है। क्या ये माना जाए कि अगर वाकई ऊपर से मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स अगर काम के तरीकों में बदलाव लाते हुए खुलापन का माहौल देते हैं तो एक रवानगी आएगी पूरे काम में नीचे स्तर तक जो पिछले दिनों टुकी हुई थी? निश्चित रूप से प्रसन्न जी, हम लोग आपके साथ बैठे हुए भी कई आलोचना करते रहे। मनमोहन सिंह भी मीटिंग करते थे लेकिन फैसलों में जैसे कहते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए उतना दबाव नहीं बना पाते थे। उनकी ये सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसका नतीजा उनकी सरकार और पार्टी ने भुगता। मोदी जी का जो तरीका है काम का, अभी जो सैयद जिक्र कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। यदि वो उन अफसरों पर साथ में छूट देते हुए नकेल यदि कसे, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ फैसले ऐसे किए जाएँ, मैंने कहा ना क्रांतिकारी चाहे ना भी हो लेकिन उसके साथ उसकी बाकायदा उसकी रिव्यू लगातार वो खुद करके और निर्देश देंगे और वही काम राज्य सरकारों के नेता मंत्री या अफसर जो बड़े मुख्य सचिव हैं यदि करेंगे तो पहले से स्थिति काफ़ी सुधरने की हमें उम्मीद। इसका एक मतलब तो ये है कि नौकरशाही पे बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अमल, आप राशन भी बंटना है तो राशन का जो कोई उसका इंस्पेक्टर है वो जाता है कि भाई FCI का जो सड़ा हुआ गेहूँ तो नहीं पहुँच रहा है। आज कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लर्क, सारा भ्रष्टाचार किस बात का है? सबसे बड़ा है कि क्लर्क पैसा यदि ले रहा है, यदि जैसे अभी बिजली के बिल की बात हो रही थी, यदि वहाँ पर कोई पैसा ले रहा है उसका इंस्पेक्टर कर, उस राज को रोकने के लिए यदि ऊपर बड़ी बिल हो और जो खर्च पैसा जो दिया जा रहा है। एक चीज़ बताइए, तब हम नलिनी जी से पूछेंगे। एक चीज़ बताइए, करप्शन जो होता है एक स्तर होता है कि आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे ले रहे हैं, दूसरी स्थिति ये बनती है कि जब आप चीज़ों को कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देते हैं तो वो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए एक तरह का बोझ लोगों पे डालते हैं। वहाँ पे करप्शन आप कहें नहीं है लेकिन वो एक दूसरे तरह का करप्शन है जिसमें जनता पर बोझ पड़ता है, चीज़ें महंगी होती है, मुनाफा उसे चाहिए कॉरपोरेट को। सरकार को यहाँ पर कैसी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होगी? देखिए, मुझे लगता है कि यही एक बहुत, जो कि इस पूरे भाषण में तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने की बात हो रही है जी। ये भी ठीक है कि बिजली बोर्ड की बात करें, चाहे वो दिल्ली का हो या यूपी का हो या और राज्यों का, उनमें भ्रष्टाचार था लेकिन इसका विकल्प ये नहीं है। जैसे कहा, जो दिग्विजय सिंह क्या कहते, टीचर पढ़ाता नहीं इसलिए हमने 2000 पे रख लिया। मेरा कहना है हम इसी चीज पे आ रहे हैं, हम इसको जरा जोड़ दें। बैलेंस कैसे जोड़ना होगा, बैलेंस कैसे होगा इन चीजों में? छोटी सी बात है, जैसे आपने कहा कि क्या नौकरशाहों को, ब्यूरोक्रेट्स को सीधा जोड़ दिया गया है प्रधानमंत्री खुद से। मैं छोटी सी एक बात सवाल पूछना चाहती हूँ आपके ज़रिए, वो ये है कि क्या प्रधानमंत्री की ईमेल जो है, केवल ईमेल हर सेक्रेटरी को दे दी गई है, ईमेल एड्रेस? तो ये है मापदंड। अगर नहीं दी गई है तो इसका मतलब सिर्फ बयान था, अगर दे दी गई है तो फिर कितनी ईमेल्स गई, अगर नहीं भी गई तो एक ज़रिया तो बन गया। मैं आपसे दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि आज हम अगर ये बात कर रहे हैं कि कम प्रशासक और ज़्यादा प्रशासन, तो ये ब्यास में जो हुआ ये क्या था? गवर्नेंस का फेलियर, कि हूटर नहीं बजे, कि जो डैम वाले जितने भी स्तर के हों जो कर्मचारी थे वहाँ पर, उन्होंने हूटर नहीं बजाए, उन्होंने जो भी चेतावनी दी जाती है आम जनता को उन्होंने दी नहीं। तो इसका मतलब प्रशासन जो है वो किस जर्जर हालत में है वो दिखाई दे जाता है ब्यास की त्रासदी से। तो क्या अगर ये प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हैं मोदी जी कि प्रशासक कम होंगे, गवर्नेंस ज़्यादा होगी और गवर्नमेंट कम होगी, तो हमें इसके भी मापदंड अब हम लोग मुकर्रर कर लें। हम इन चीजों को खोजने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। शहरीकरण की जो आप कहते हैं ना, गांव और शहरीकरण, हम उस पे आएंगे। हम ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए, हम लगातार इस बात का प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं कि एक कॉमन सेंस की बात होती है कि देश ऐसा होना चाहिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को इस रूप में काम करना चाहिए, लेकिन ये कॉमन सेंस इंप्लीमेंट करने के तरीके में सिर्फ कॉमन बन के क्यों रह जा रहा है? स्थिति उसके अनुकूल क्यों नहीं? 60 महीने का ये सॉलिड प्लान है और जिस तरीके से काम करना है, क्या ये काम किया जाएगा? नलिनी जी, सवाल आप यहाँ पर खड़ा कर रही थी, हम उसको और आगे बढ़ा देते हैं कि मसला ये है कि गाँव को शहर आप बना रहे हैं और शहर में गरीब लोग आ रहे हैं। एक मिनट जरा रोक रहे, उमा भारती ने इस पर कुछ प्रतिक्रिया दी है। उमा भारती, इससे देशवासी बहुत प्रसन्न हैं। धन्यवाद। आप गंगा पे लगातार
गंगा को लेकर जोड़ने का काम है और अविरल स्वच्छ गंगा की बात आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में हुई है। जी, जिक्र कर रहे थे हम लोग गांव और शहर की दूरी पाटने को लेकर। जी, मैं आपसे कह रही थी कि देखिए जो हमारे गांव हैं बहुत तेज़ी से वो छोटे छोटे शहरों में बदल रहे हैं। अगर आप एक हाईवे बना रहे हैं तो ये जाहिर बात है कि वो जो गांव है जहाँ पर चौक जो उसका था, जहाँ पर एक चाय की दुकान थी, अब वहाँ पर 20 दुकानें लग जाएंगी। शहरीकरण आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। गांव की जो ग्राम पंचायतें हैं वो म्यूनिसिपैलिटी में बदलेंगी। तो जो ये जो अपने आप ये प्रतिक्रिया सब आने लगी है। His Excellency the President has laid down the policy, broad policy of the NDA government. So we are duty bound to follow that and translate the vision of our leader, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, his dream into reality. It is the duty of every member of the Council of Ministers. So I cannot elaborate beyond that. So one question on Karachi. Pakistan में कल जो अटैक हुआ है कराची। See, रिपोर्ट पूरा डिटेल आने के बाद हम लोग रिएक्ट करेंगे ना। अभी रिएक्ट करना ठीक नहीं होगा। See, this is nothing that just because something happened in Pakistan we should react here. See, there's a process going on in the ministry, and my ministers laid down the policy, broad policy of MHA, and we are following the guidelines of the laid down policy. And anything related to internal security and any unfortunate incidents, we will let you know. But right now, I cannot just say anything about a particular incident. नॉर्थ ईस्ट के लिए भी राष्ट्रपति की स्पीच में काफी कुछ है जो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की बात है। नॉर्थ ईस्ट का जो पॉलिसी आज राष्ट्रपति जी का अभिवादन के माध्यम से जो आया है, मुझे लगता है कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पूर्वोत्तर के लिए आज तक रहा नहीं है। और ये जो पॉलिसी, चाहे वो बॉर्डर स्ट्रेंथनिंग का हो, चाहे पूर्वोत्तर को रेलवे से जोड़ने का हो, सड़क से जोड़ने का हो, विभिन्न प्रकार का जो आज जो हमको देखने को मिला हमारा नए सरकार का। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अलग अलग प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों की चर्चा लगातार हो रही है। एक आदर्श भारत की कल्पना के बीच इस पूरे अभिभाषण को किस रूप में लागू किया जाएगा, क्योंकि गांव शहर की खाई पाटने से लेकर IIT, IIM और इन सब के बीच हिमालय का संरक्षण से लेकर अविरल स्वच्छ गंगा बनाने पर जोर, स्वावलंबी भारत बनाने पर जोर, और इन सब के बीच विदेश नीति का प्रारूप यही है कि सबके साथ वातावरण अच्छा स्वस्थ रहे और आतंकवाद किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ राजनीतिक दलों के नेता भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नलिन कोहली जी और कांग्रेस के नेता संजय निरुपम जी हमारे साथ हैं। संजय निरुपम जी, अभिभाषण है लेकिन सुनकर कैसा लगा और लगता क्या है कि ये आदर्श भारत की परिकल्पना पूरी होगी? देखिए, ऐसा है कि जब भी महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है तो वो आदर्शों से भरा पूरा होता है। उसमें बहुत सारे संकल्प होते हैं, बहुत सारे आकांक्षाएं होती हैं और निश्चित तौर पर इसके लिए हम अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं। ये पूरा जो अभिभाषण है इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक अपना घोषणा पत्र दिखता है और इसी घोषणा पत्र पर लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने वोट दिया और एक मजबूत सरकार आई है। तो निश्चित तौर पर इस सरकार से उम्मीद बनती है, लेकिन 2022 तक पक्का घर देंगे, सस्ता घर का वादा नहीं है। पक्का घर देने के लिए 2022 क्यों, 2019 तक क्यों नहीं? एक नरेंद्र मोदी जी ने जब गुजरात का चुनाव लड़ा था, बोला था 50 लाख घर बना के दूंगा गुजरात में। आज वहां गुजरात हाउसिंग बोर्ड पूरी तरह से डिफंक्ट पड़ा है, एक घर नहीं बना है। तो इस तरह के वादे सुनने में अच्छे लगते हैं। अब ये सरकार इन वादों को कितना लागू कर पाती है, ये अभी देखने वाली बात है। सबको पानी, कल मैं ट्विटर पे देख रहा था कि गुजरात का एक गांव है जहां बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। तो ऐसा नहीं है, ये सुनने में सारी बातें अच्छी लगती हैं। बहुत सारी योजनाएं पुरानी हैं, जो गंगा एक्शन प्लान बहुत पुराना है, ये सरकार जोर देना चाहती है, अच्छी बात है। सभी देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ अच्छा रिश्ता हो, ये कौन नहीं चाहता, लेकिन अच्छा रिश्ता अपनी शर्तों पे होनी चाहिए, उनकी शर्तों पे नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारी अपेक्षा होगी। IIT, IIM खोलने की जो परंपरा है, ज्यादा से ज्यादा खुलने चाहिए, ये हमारी सरकार ने शुरू किया था। तो अब महंगाई एक बड़ा विषय है और महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करने के वादे के साथ ये सरकार आई है और मैं चाहूंगा कि अब लफाजी कम हो और महंगाई को कैसे नियंत्रित करना है और कैसे वो ग्राउंड रियलिटी के तौर पर दिखे, वस्तु स्थिति के तौर पर दिखे, वो दिखाकर दिखाएं, बना करके दिखाएं। जी, नलिन कोहली जी, ये जो कहा गया अभी संजय निरुपम की तरफ से, ये मेरे ख्याल से जायज है, क्योंकि 2009 के अभिभाषण में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 100 दिन के भीतर महिलाओं के आरक्षण का जिक्र किया था, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की बात कही थी और जो पूरी फहरिस्त थी 2009 के अभिभाषण में, उसमें आंतरिक सुरक्षा, कृषि,
रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन व्यवस्था में सुधार, कमोवेश सारी चीजें थी, कमोवेश सारी चीजें इस अभिभाषण में भी है। भरोसा लोगों के भीतर कैसे जागेगा? जनादेश बड़ा है, ताकत आपके पास है, आप चाहें तो लागू करवा सकते हैं, लेकिन भरोसा जाग रहा है। जनादेश के आगे की बात अब हो रही है, अब कोई चुनाव नहीं होना है, कैसे होगा ये सब चीज? वही ब्यूरोक्रेसी, वही तरीके, कुछ बदलाव होने वाला है? क्या होने वाला है नलिन जी? पहली बात है प्रसून जी, मुझे लगता है कि हम भूल करेंगे यदि इसको 2009 की सरकार से कंपेयर करें, क्योंकि 2009 में कांग्रेस पार्टी 206 सीटें थी, आज 44 है। जनता ने देखा कि वादे पूरे नहीं हुए और जब इनके लिए बहाने भी खत्म हो गए थे, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी, तो बहानों की जब गुंजाइश भी नहीं बची तो सीटें आई नहीं। दूसरी बात है, निर्णायक वोट मिला है 25 सालों के बाद, इसे भूलना नहीं चाहिए। अब हम भी समझते हैं कि आशाएं ऊंची हैं और लगातार हमारी पार्टी ने पहले दिन से कहा है, मोदी जी स्वयं बोले, हमारे लिए हमारा एजेंडा फॉर गवर्नेंस, हमारा लक्ष्य क्लियरली हमारा मैनिफेस्टो है, जो आज आपने खुद सुना है। उस पर हमारे आलोचना करने वाले विरोधी दल कह सकते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा जा रहा है, लेकिन मैनिफेस्टो हमारे लिए एक दस्तावेज ही नहीं है, वो एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। हमारा दिशा और लक्ष्य दोनों को तय करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास। आप कैसे करेंगे? 14 दिन के आप कार्यकाल को कंपेयर कर दीजिए 2009 के 14 दिन से, पहले 14 दिन से, 2004 के पहले 14 दिन से, और आप खुद ही पाएंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, कि इस सरकार ने दिखाया है कि गंभीरता से मोदी जी और कैबिनेट काम पे लग गए। क्योंकि ये आनंद का समय नहीं है, उत्सव का समय नहीं है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम भी जानते हैं देश में बहुत समस्याएं। यदि बिजली की बात हम करेंगे तो आज देश में समस्या इसलिए क्योंकि 10 साल में बिजली उत्पादन और सप्लाई में गैप इतनी ज्यादा हो गई डिमांड में कि आज 44 से 50 हजार मेगावाट्स की आवश्यकता है। महंगाई पूरी तो हुई नहीं। अगर मैं बोलूं सरकार के आते आते डॉलर के रेट में और रुपए मजबूत होने लगा, इससे कुछ हद तक शुरुआत दिखती है महंगाई के कंट्रोल में। अभी तो निर्णय मतलब लागू होना शुरू होंगे, ये तो सिर्फ सेंटिमेंट की बात हो रही है। तो सेंटिमेंट स्टॉक मार्केट का हो, डॉलर का हो, क्यों उठ रहा है? क्योंकि आशा है कि ये सरकार काम करेगी और इसीलिए निर्णायक वोट मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिला है। कैसे होगा आप खुद देखेंगे। ब्यूरोक्रेसी को देखे, जो आप सवाल उठा रहे थे, सही आप कह रहे, वही ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन फिर दूसरा इसका पहलू यह है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करे, निष्पक्ष रूप से करे, इफेक्टिवली करे, इसके भी हमारे ब्यूरोक्रेसी में बहुत उदाहरण है। और यह दिखाया जाता है कि जो राजनीतिक लीडरशिप है, राजनीतिक नेतृत्व तय करेगा। यदि राजनीतिक नेतृत्व मेहनत ना करे तो क्यों यह आशा लगाई जाएगी कि ब्यूरोक्रेसी हो या अन्य विभाग हो वो मेहनत करेंगे? यदि राजनीतिक लीडरशिप पर कलंक आएंगे भ्रष्टाचार के, तो क्यों डाउन द लाइन ये आशा की जाएगी कि सारे लोग जो हैं भ्रष्टाचारी ना हो? तो ये सारे विषय इंटर रिलेटेड है। नहीं, नलिन जी एक चीज शुरुआत के भाषण में जिक्र किया गया, गांव और शहर की खाई पाटी जाएगी। हमारे यहाँ कोई सोशल इंडेक्स है नहीं। जिसके पास जितना पैसा है वो और पैसा कमा सकता है, किसी भी रूप में कर सकता है। इस देश में खाई इसलिए बनती चली गई क्योंकि उस पर कोई रोक नहीं है और एक समानता एक होनी चाहिए, इसकी कोई दृष्टि नहीं है। महाराष्ट्र सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 1995 में शिवसेना बीजेपी की सरकार आई, उस दौर से सबसे ज़्यादा गांव शहरों में बदलने शुरू हुए। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा शहरी गरीब रहते हैं। हम ये खाली जानना चाहते हैं वो कौन सी दृष्टि है जो इस देश में वाकई खाई पाट सकती है, क्योंकि कॉरपोरेट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, खूब मुनाफा कमाते हैं, खूब पैसा कमाएंगे, क्या उनके ज़रिए दृष्टि देखी जा रही है? लोग कहाँ पर रहेंगे? आम लोग, ग्रामीण लोग, ग्रामीण भारत का जिक्र है, लेकिन गांव के पुनरुद्धार की बात नहीं है। पुनर्जीवित गांव को कैसे किया जाए इसका जिक्र नहीं है। ये दृष्टि कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, इसलिए ये जिक्र हो रहा है। नलिन जी, ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया और ये जो बढ़ता गैप है गांव और शहर के बीच में, अगर सही माने में कहे तो इसका प्रयोग भी हम लोग कई बार टीवी पे करते हैं। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ भारत, और भारत और इंडिया के बीच में गैप हो रहा है। जहां तक हम फैसिलिटीज की बात करें, जहां तक रहने सहने की जो व्यवस्थाओं की बात करें, नौकरी, रोजगार, कई विषय हैं। लेकिन इस बात को भी हम कैसे भूलें कि आज लगभग 7 दशक के बाद बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान,
इसकी भी लड़ाई बहुत अधिक मात्रा में भारतीयों को लड़ना पड़ रहा है या उसकी इच्छा है। तो इसका जो सोल्यूशन दिखता है, एक है कि एक तरफ तो शहरीकरण बढ़ रहा है, स्पेशलाइजेशन ऑफ सिटीज। अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, हर डिपार्टमेंट, हर राज्य में, केंद्र में भी एक राज्य में होता है डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। देश में टाउन प्लानिंग की कमी नहीं रही, लेकिन कंट्री प्लानिंग की कमी रही है। तो क्या अगर आप देखें रोजगार की दृष्टि से, जैसे अगर मैं उदाहरण लेता हूं अपने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की, आज ये सही बात है कि जो हमारे किसान हैं उनको उतना वैल्यू नहीं मिलता। तो किसान ना केवल आत्महत्या करता है, उसकी इच्छा होती कि अगली पीढ़ी जो है किसान ना बने, तो उनको पढ़ाई जाते हैं कॉलेजेस में जाते हैं, रोजगार नहीं मिलते, तो एक साइकिल शुरू हो जाती है डिस्पेयर की। इसी के साथ कृषि में अगर हम लोगों का ग्रोथ अच्छा रहेगा, मार्केटिंग रिफॉर्म है, उत्पादन का सही मूल्य मिले, सरप्लस मिले, तो एक ये अपने आप स्वरोजगार का कार्यक्रम बन जाता है। स्वरोजगार की दृष्टि से मोदी जी ने कल कहा था स्किल्स की बात। बीच में बोल सकता हूं? एक सेकंड, मैं अपनी बात कर लूं, जरूर बोलेगा। एक वाक्य, एक पॉइंट और ले आता हूं। स्किल्स की जो बात की थी कि जो हमारी स्किल सेट है, अधिकांश रूप से भारतीय सेल्फ एम्प्लॉयड है, इतनी नौकरियां नहीं थी, ना हो सकती हैं शायद, लेकिन यदि उनके स्किल्स को एनहांस किया जा सकता है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनकी बढ़ जाती है। बहुत ट्रेडिशनल एरियाज है जहां डिग्निटी ऑफ लेबर के साथ, स्किल्स के साथ उनका रोजगार बढ़ सकता है, अपने आप सक्षम होते हैं। दूसरा पहलू यह कि सरकार सबसे महत्वपूर्ण इंटरवेंशन और फैसिलिटेशन एजेंसी है गरीब के लिए, क्योंकि गरीब के लिए और कोई चारा ही नहीं है। तो ये अगर मानना कि सिर्फ कॉर्पोरेट करेंगे, नहीं, सरकार को गरीब के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनको सक्षम बनाना पड़ेगा। कई जगह प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी हो सकते हैं। जी बताएं प्रसून जी, मैं जो पक्का घर वाली बात कह रहा था उसका अर्थ क्या समझने की कोशिश करिए। गुजरात में 12 वर्षों में गुजरात हाउसिंग बोर्ड बंद है, प्राइवेट बिल्डर्स को प्रमोट किया गया, ज्यादा से ज्यादा घर बनाइए। बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्या सिर्फ पक्का घर बनाने का संकल्प है, मतलब प्राइवेट बिल्डर्स को प्रमोट करके बनाया जाएगा और सरकार सस्ता घर देने के अपने वादे से मुकर जाएगी? एक। दूसरी बात, कृषि के क्षेत्र में जो नलिन जी कह रहे थे, कृषि के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में जबरदस्त काम हुआ और उसका कारण यह है, उसका नतीजा यह है कि लगभग 250 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारे देश में हुआ। अगर इस चीज को भी कंटिन्यू करें तो बहुत अच्छी बात होगी। मैंने पूरा सुना नहीं अभिभाषण राष्ट्रपति जी का, लेकिन सरकार के तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं कि जीएसटी लाने की जल्दीबाजी है। ये सरकार पूरे 5 वर्षों तक जीएसटी पर फोकस करती रही, इन्हीं के राज्य, इन्हीं की पार्टी की राज्य सरकारें विरोध करती रही, और आज जब भी आए हैं तो जीएसटी लाने की जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो वहां रहते हुए जब अपोजिशन में थे आप विरोध कर रहे हैं और आज आप इसको लागू करना चाह रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पूरी शुभकामना। जीएसटी आना ही चाहिए, इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक उपकरण हो सकता है वो। लेकिन कई चीजें जो इस सरकार के पहले अभिभाषण में सुनने को मिल रहा है, वो पुरानी सरकार के जो कामकाज थे उन्हीं कामकाज के आधार पर चला जा रहा है। हम इस पे जवाब ले लेते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अभिभाषण के बाद हर किसी की नजर है कि दरअसल जो सपने हैं वो सपने पूरे कैसे होंगे। आलोक जी, ये रास्ता निकल पाएगा या उस दिशा में सरकार किस तेजी से बढ़ पाएगी? देखिए प्रसून जी, एक तो हम बात ये जोड़ेंगे कि सरकार का संकल्प अच्छा है, और लेकिन ये कहना कि सब कुछ, जो अभी नलिन जी जो बात कह रहे थे, मैं खाली छोटी सी बात जोड़ूंगा। देखिए 10-12 राज्यों में भाजपा शासित सरकारें रही हैं और उनमें यदि अच्छा काम जिसकी क्रेडिट लेती है, जिसके बल पर भी जीते हैं, ये कहना कि सब कुछ नहीं हो रहा था और अब सब कुछ क्रांति होने वाली है, ऐसा मैसेज देना आप उन लोगों के मुंह पर भी एक तरह से कहीं ना कहीं वो चुनौती दे रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, वो ठीक से नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल हो, लेकिन इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जैसे किसानों को यदि सही मूल्य मिलना है या सेब फल का हिमाचल से सही मूल्य मिलना है, उसके निर्यात को ठीक होना है, तो उसके लिए साथ में ये भी देखना होगा कि ऐसा सस्ता आप जब अनाज कर देंगे तो किसान कहीं और भूखा न मरने लगे, वो आत्महत्या न करने लगे। ये तालमेल के लिए बड़ी टीम की जरूरत होगी, बड़े सहयोग की जरूरत होगी। केवल पीएम के माथे पर आप रख देंगे कोहली जी, तो हम उनके लिए मुसीबत पैदा पर आ रहे थे जो पावरफुल होते जा रहा है। आप भी बोले नलिनी जी, सवाल नलिन कोहली के लिए 2 सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो ये है कि कहा ये जा रही, चर्चा ये चल गई है, सही है या गलत तो बाद में पता लगेगा, कि जो नौकरशाह हैं उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन जो कार्यान्वित करना है, इतने अच्छे जो आपके की योजनाएं हैं,
तो फिर मंत्रीगणों का जो मनोबल है या उनकी जो कार्य क्षमता है वो नजर आएगी, उसमें हो। दूसरी ये चीज़ है कि सब जानते हैं या कहा यह जा रहा है कि इस बार एबनॉर्मल मॉनसून होने जा रहा है, यानी कि सामान्य से कम बारिश आएगी, तो उसकी क्या व्यवस्था की गई है? वो तो अब लबेबाम हम पहुंच ही गए वहाँ पर, देश में मानसून की जो तारीख है वो आ गई। तो दोनों का सवाल है। नलिन जी, पहले नलिनी जी के सवाल का मैं जवाब दे दूं। जो मॉनसून की बात कर रहे हैं, ये तो आज भाषण में भी आया कि सब स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट किया जा सकता है और उसके लिए की जा रही है। क्या डिटेल्स होंगे मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ये सरकार की तरफ से मुझे आशा है पुष्टि जल्दी आएगी और ये दिखेगा ग्राउंड पे, कहने ना कहने से कुछ होगा। ब्यूरोक्रेसी। दूसरी बात जो आपने पूछा है नौकरशाही पे, हर चीज को हम लोग कंपेटिटिव रूप में देखने लग गए हैं क्योंकि शायद पिछले 10 सालों में ऐसी सोच बनी है। लेकिन अगर आप संतुलन की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा लोकतंत्र के चारों पहलू में, जहां एग्जीक्यूटिव है और पॉलिटिकल लीडरशिप लेजिस्लेटिव, और एक तरफ जुडिशरी, चौथा मीडिया वॉचडॉग, लेकिन ये जो दो हैं पॉलिटिकल लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के तालमेल से ही आगे बात बनती है। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी इस रूप से जकड़ जाए या डिसीजन मेकिंग ना करे या गलत डिसीजन ज्यादा करे, उन पर बेलगाम भी हो जाए, तो संतुलन टूट जाता है। मैं नहीं मानता ये कंपटीशन है दोनों के बीच में नलिनी जी। संतुलन बैठेगा, जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप उसका एक अपना रोल होता है, इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में ब्यूरोक्रेसी का एक आखिरी कमेंट उस पर भी कर दीजिए नलिनी जी, जो उठाया था मसला प्राइवेट या कहें बिल्डर्स का। संजय जी ने 3 विषय उठाए थे, तो हाँ, उसका एक उन्होंने उठाया था कृषि को लेकर। कृषि को लेकर मैं विनम्रता से इतना ही याद दिलाऊंगा, गुजरात में 10% औसत कई सालों से, मध्य प्रदेश में 10 और 18% के बीच में, छत्तीसगढ़ में 12-13% औसत एवरेज निकला है हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। भारत की टोटल ग्रोथ रेट शायद 2-2.5% है। ये 3 राज्य अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब भी बहुत अच्छा है, हरियाणा भी है, ये और उत्तर प्रदेश। तो अगर मैं इसको रूप से देखूं तो एग्रीकल्चर में बहुत काम हो रहा है। सिंचित जमीन मध्य प्रदेश में 23 लाख से 37 लाख हो गई है। गुजरात में पानी की जो समस्या को लेकर आप कह रहे थे, यह भी उतना ही सच है कि आज से 20 साल पहले राजकोट जैसे शहरों में हफ्ते में 2 घंटे के लिए पानी आता था। हम आखिर में ये कह देना नलिन जी कि जो भाषण पढ़ा गया है वो मूर्त रूप में नजर आने लगेगा, इंप्लीमेंट होगा। जी, मैं 2 ही कमेंट करूंगा। जो प्रश्न उठाए जाते हैं कि क्या अब इंप्लीमेंटेशन है, बिल्कुल फर्क यह है, कई पॉलिसीज पुरानी भी हो सकती हैं, फर्क ये होगा इंप्लीमेंटेशन में, और यही इसी के लिए सरकार को इतना स्पष्ट बहुमत मिला है मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए, ये बहुत बड़ी मैंने भरोसा उम्मीद सब है, लेकिन दायित्व और चुनौती भी बहुत बड़ी है। हम यहाँ पर चर्चा को खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निरुपम जी और नलिन कोहली जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।